दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कबाड़ वाले इन प्लास्टिक की बॉटल्स को खरीद कर इनके साथ क्या करते हैं? और क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट पर पकड़ी जाने वाली इलीगल चीजें कहाँ जाती हैं? प्लस क्या आप जानते हैं कि खराब मोबाइल्स और लैपटॉप्स में से 24 कैरेट गोल्ड निकाला जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिंधी चादर हमेशा एक ही डिजाइन और कलर में क्यों बनाई जाती है? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे रैंडम फैक्ट्स बताऊंगा जो आप सबको हैरान कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गोल्ड दुनिया का सबसे कीमती मेटल है। वैसे तो इसे माइनिंग के जरिए जमीन से निकाला जाता है, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर पुराने मोबाइल्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के अंदर से गोल्ड को निकाला जाता है। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है। भला पुराने मोबाइल और लैपटॉप के अंदर गोल्ड कहां से आ सकता है? असल में कंप्यूटर्स और मोबाइल वगैरह के सीपीयू, रैम और मदरबोर्ड्स के अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर इनमें गोल्ड के अलावा कोई और मेटल यूज किया जाए तो इनकी खराब होने का खतरा होता है। कंपनीज इन मोबाइल्स को बनाने के लिए इनके अंदर स्मॉल अमाउंट में 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करती हैं ताकि ये देर बाद चल सके। दुनिया में बाकायदा ऐसी बहुत सी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो कि बाकायदा स्क्रैप में से इन खराब इलेक्ट्रॉनिक्स को बाय करते हैं और इनमें से गोल्ड को अलग करने का काम करते हैं। ये लोग इन प्रोडक्ट्स में से प्योर 24 कैरेट गोल्ड निकालते हैं और फिर इसे सील करते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप सबने इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें एयरपोर्ट पर गैर कानूनी अशिया लेकर जाने वाले स्मगलर्स को पकड़ा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एयरपोर्ट पर पकड़े जाने वाले इलीगल आइटम्स के साथ क्या किया जाता है? वेल, अगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी किसी शख्स से इलीगल फूड बरामद करती है तो वो इसे बड़े से ग्राइंडर में डालकर इस पूरे खाने को वेस्ट कर देती है। इनमें वेजिटेबल्स और बहुत सारे इलीगल आइटम्स शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर ड्रग्स की बात की जाए तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो भी ड्रग जमा करती है इन्हें एक साथ इकट्ठा किया जाता है और एक भट्टी नुमा ओवन में डाल दिया जाता है, जहां ये सारा मटेरियल बर्न होके खत्म हो जाता है। मोर ओवर, अगर इलीगल वेपन्स की बात की जाए तो इन्हें दोबारा यूज करने की बजाय इन्हें स्टील कंपनीज को दे दिया जाता है। ये स्टील कंपनीज इन वेपन्स के मेटल को मेल्ट करके इसे मुख्तलिफ चीजें बना देती हैं। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट या बॉर्डर पर इलीगल व्हीकल्स को पकड़ा जाए तो इन गाड़ियों को एक ह्यूज मशीन के जरिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इन्हें यूज के काबिल नहीं छोड़ा जाता। एनीवे, जो भी हो, ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, अगर बर्तनों की बात की जाए तो नॉर्मली इन्हें कांच, मिट्टी या प्लास्टिक से बनाया जाता है। हमारे घर में जितनी भी क्रॉकरी यूज होती है वो ज्यादातर इन्हीं मटेरियल से बनी होती है। लेकिन क्या कोई गन्ने के छिलकों को बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? सुनने में तो ये बात वियर्ड लगती है। भला गन्ने के छिलके से कोई बर्तन कैसे बना सकता है? लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में गन्ने के छिलकों से भी लाखों की तादाद में प्लेट्स बनाई जाती हैं। देखने में तो ये छिलके बिल्कुल यूजलेस लगते हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं इसमें गन्ने के छिलकों को बाकायदा परचेज करके लाया जाता है और फिर इन्हें प्रोसेस करके इनसे प्लेट्स तैयार की जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन प्लेट्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है और सबसे खास बात ये है कि ये मटेरियल इको फ्रेंडली होता है, इसलिए पोल्यूशन का सबब नहीं बनता। वेल, ये आइडिया सच में कमाल का है। दोस्तों, आप सबने अक्सर कबाड़ खानों में प्लास्टिक की खाली बॉटल्स के ढेर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पुरानी बॉटल्स को जमा करके आखिर इनका क्या किया जाता है? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये यूजलेस नजर आने वाली बॉटल्स असल में बहुत ही काम की होती हैं। दरअसल इन बॉटल्स को पीवीसी पाइप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पठान इन बॉटल्स को जमा करते हैं और स्क्रैप वाले इन खाली बॉटल्स को फैक्ट्रीज में भेज देते हैं, जहां पर सबसे पहले तो इन्हें एक श्रेडर में डालकर इन्हें क्रश किया जाता है। जब इनके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं तो इन्हें एक बड़े से टब में डालकर वॉश करने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद जब ये साफ हो जाती हैं तो इन क्रश्ड बॉटल्स को ड्राई किया जाता है और एक मेल्टिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इस प्लास्टिक को अच्छी तरह मेल्ट कर देती है और इसके फ्रंट पर पाइप नुमा एक सांचा बना होता है, जहां से मेल्टेड प्लास्टिक पाइप की शक्ल में बाहर आना शुरू हो जाता है। वेल, ये पाइप्स घरों और बिल्डिंग्स वगैरह में पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मजे की बात यह है कि इन बॉटल से बने हुए ये पाइप बहुत ही मजबूत होते हैं और जल्दी खराब नहीं होते। बहरहाल, जो भी हो, खाली बॉटल्स को रिसाइकल करने का ये आइडिया वाकई में ब्रिलियंट है।
दोस्तों, अगर जानवरों के बारे में रिसर्च करने की बात की जाए तो जब भी हमें किसी जानवर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो हम सिंपली गूगल में जाकर इस एनिमल की पूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। इवन हम ये भी सर्च कर सकते हैं किस जानवर के कितने टीथ हैं और वो क्या खाता है और इसकी बॉडी का एक एक पार्ट किस तरह काम करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जानवरों के बारे में इस इंफॉर्मेशन को हासिल किस तरह किया जाता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि अमेरिका के शहर शिकागो के अंदर एक स्पेशल एनिमल लैब बनाई गई है जिसके अंदर दुनिया की ऑलमोस्ट तमाम जानवरों पर रिसर्च की जाती है। इस लैब में अब तक 11 मिलियन जानवरों पर रिसर्च की जा चुकी है। यहाँ पर साइंटिस्ट पहले जानवरों को एक खास किस्म के लिक्विड में रखते हैं और फिर इनके जिस्म के हर हिस्से का पूरी तरह से मुआयना करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। इस लैब के अंदर जानवरों को ऑपरेशन किया जाता है और इनके एक एक पार्ट की डिटेल इकट्ठी की जाती है। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के ऊपर अपलोड किया जाता है जो बाद में हमें सिर्फ एक क्लिक से हासिल हो जाती है। हमारे लिए तो ये काम बहुत ही आसान है, लेकिन असल में इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए साइंटिस्ट को सालों लग जाते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप सब पाकिस्तान की सबसे फेमस चादर अजरक के बारे में तो जानते होंगे। ये सिंधी ट्रेडिशन का बहुत ही फेमस पार्ट है। आप इसे सिंध की पहचान भी कह सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर ये चादर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसका ये डिजाइन आज से तकरीबन 5000 साल पुराना है। आपने नोट किया होगा कि अजरक वाली चादर का कलर और डिजाइन ऑलमोस्ट हमेशा ही सेम होता है। असल में इस चादर का ये खास डिजाइन एंशिएंट अरब के दौर से ही चलता आ रहा है। उस दौर में भी ये बहुत ही फेमस थी और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही खास था। कदीम अरब के लोग सिंधी चादर के डिजाइन को हाथों से कशीदाकारी करके बनाया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये चादर बहुत ही एक्सपेंसिव भी हुआ करती थी और इसे सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल करते थे। हालांकि आजकल के दौर में भी इसका डिजाइन वही है, लेकिन अब इसे मशीन्स के जरिए बनाया जाता है। सबसे मजे की बात यह है कि 5000 साल गुजरने के बावजूद भी अजरक का डिजाइन वैसे का वैसा ही है और इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। इवन के लोग इसे बहुत ही शौक से इस्तेमाल भी करते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर कार के टायर्स की बात की जाए तो ये मुसलसल रोड पर चलने की वजह से कुछ अरसे बाद पुराने हो जाते हैं और लोग इन्हें चेंज करके नए टायर्स लगवा लेते हैं। वैसे तो दुनिया के ज्यादातर ममालिक में इन टायर्स को रिसाइकल करके इनसे मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि कुवैत दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कार के टायर्स को रिसाइकल नहीं किया जाता। यहाँ पर टायर्स को रिसाइकल करना मना है और हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। इस कंट्री के लोग टायर्स को रीयूज नहीं करते, बल्कि इन्हें एक बड़े से रेगिस्तान में फेंक दिया जाता है। ये जो प्लेस आप दिख रहे हैं, ये कुवैत का एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जहाँ पर 7 करोड़ से भी ज्यादा यूज्ड टायर्स मौजूद हैं। यहाँ पर ऑटो वर्कशॉप वाले डेली बेसिस पर आते हैं और पुराने टायर्स को यहाँ पर फेंक देते हैं। असल में कुवैत की गवर्नमेंट का मानना है कि इन्हें रिसाइकल करने से पोल्यूशन पैदा होती है जो लोगों के लिए खतरनाक है। बहरहाल जो भी हो, ये प्लेस वाकई में बहुत वियर्ड है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी ये जमीन मट्टी से भरी पड़ी है और इस प्लेनेट पर मट्टी की कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये हर जगह इजीली अवेलेबल होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्स प्लेनेट की मट्टी कितनी एक्सपेंसिव है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि मार्स की 2 पाउंड मट्टी की कीमत 9 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। वैसे तो हमारे प्लेनेट की तरह मार्स की मट्टी भी आम है और ये पूरा प्लेनेट भी मट्टी से भरा हुआ है, लेकिन असल में इस मट्टी की वैल्यू इसकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत हाई है। नासा के मुताबिक अगर मार्स से 1 किलो मट्टी जमीन पर लानी हो तो इसके लिए इन्हें एक नहीं बल्कि 3 रॉकेट्स को लॉन्च करना पड़ेगा और नासा ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा है। असल में मार्स से जमीन पर मट्टी लाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसे एग्जाम किया जा सके कि इस मट्टी की नौयत कैसी है और इससे पता चल जाएगा कि इंसान मार्स के ऊपर आबाद हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। हालांकि ये है तो मट्टी ही, लेकिन इसे लाने का प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे कॉस्टली सब्सटेंस होगा और इसके एक एक पार्टिकल्स की कीमत लाखों रुपए में होगी। एनीवे, कुछ सालों में आपको मार्स की मट्टी भी देखने को मिल जाएगी।